चलो उसमें फर्स्ट क्या लिखा है, मिरर फॉर्मूला, वो तो हम सबको पता है, हमने एक बार पूरा चैप्टर रिव्यू कर लिया है। हाँ फैन थोड़ा चालू करना बी नंबर पर। रिमोट नामની વસ્તુ છે નહીં ના, કોઈ ચોરી ગયો રિમોટ? फिर उसके बाद मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला है वो भी हम सबको आता है। इसमें आई और ओ लिखा है, उसमें आपको शायद कन्फ्यूजन हो सकता है। आई मतलब एच डैश मतलब इमेज हाइट, कैपिटल ओ मतलब एच। ये सब सिंपल चीज़ें हैं जो हमने आज तक किया हुआ है। उसके बाद क्या है, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म बाय टू प्लेन मिरर इंक्लाइंड एट थीटा एंगल। ये भी उस वक्त किया था कि भाई n इजिकल टू 360 डिग्री अपॉन एंगल। क्वेश्चन हमारे पास था कि अगर दो पैरेलल मिरर है, प्लेन मिरर, और बीच में एक कैंडल को प्लेस किया जाए तो हाउ मैनी इमेजेस विल बी फॉर्म्ड। तो हमने रखा कि भाई टू मिरर्स आर कैसे लगे हुए हैं, पैरेलली। तो अगर दोनों पैरेलल है तो दोनों के बीच में एंगल कोई नहीं है, तो फॉर्मूला क्या आएगा, 360 डिवाइड बाई 0 एंड समथिंग डिवाइड बाई 0 बिकम्स इन्फिनिटी। तो मैथमेटिकली भी इन्फिनिटी और प्रैक्टिकली करके देखेंगे तो भी हमको समझ में आएगा कि इमेज के अंदर इमेज मिलते ही जाएंगे। उसके लिए क्वेश्चन दूसरे फॉर्मूला क्या है कि इफ़ 360 बाई थीटा इज़ ऑड, तो ये फॉर्मूला सही है। और अगर 360 बाई थीटा इवन है तो कुछ करना नहीं है, खाली एक -1 कर देना है। फिर फॉर रिफ्लेक्शन फर्स्ट लॉ क्या था, इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। ये सब हमने किया हुआ है, नॉर्मल चीज़ें। फिर स्नेल्स लॉ भी पढ़ाया था, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। एक और चीज़ हमने पढ़ी थी, n1 साइन थीटा 1 इक्वल टू n2 साइन थीटा 2। ये थीटा 1 थीटा 2 कुछ नहीं है, आई और आर ही है। इसका प्रूफ भी हमने देखा हुआ है। फिर यहाँ पे एक और चीज़ नई आई है आपके पास, एक नया सिंबल दिख रहा है, ये वाला म्यू। इसे रीड करते हैं MEW म्यू। जैसे अल्फ़ा, बीटा, गैमा, ईटा, ये सब ग्रीक ABCD के पार्ट्स हैं, वैसे ये भी ग्रीक ABCD का एक सिंबल है। ये किसको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए। हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला बनाया था n इज इक्वल टू C बाई V। सबको याद है? C कौन था? स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू क्या होती है, ये हमको पता है। फिर यहाँ पे स्पीड ऑफ मीडियम रखते थे तो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ मिल जाते थे। एग्जाम्पल लिया था डायमंड का 2.42, फिर V को इधर लाए, 2 को नीचे ले गए तो 1.2 समथिंग स्पीड आई थी डायमंड के अंदर लाइट की। तो ये सारे फंडा हमको क्लियर है। एक नया फॉर्मूला आया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम कैन बी फाउंड बाय म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन C। अब C क्या होता है, तो C इज द क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मैंने आपको लिखाया था एक बार, इसमें लास्ट थियरी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, कोई पढ़ेगा? If the ray of light enters from denser to rarer medium at an angle greater than the critical angle, then it is a totally reflected. This is known as total internal reflection. मतलब in such a condition where the ray of light enters the denser to rarer medium, हमने एग्जांपल लिया था, ऐसे पानी का एक कंटेनर था, मतलब ये डेंसर मीडियम हो गया, पानी मतलब डेंसर, ऊपर हवा होगी मतलब रेरर। इन दैट कंडीशन एंगल ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, मतलब यहाँ से अगर मैंने टॉर्च लगाई तो यहाँ से लाइट अंदर जाएगी और अलग अलग एंगल पे रे ऑफ लाइट इस सरफेस को इंसिडेंट करेगी। एक एंगल ऐसा आएगा जिसे हम बोलेंगे क्रिटिकल एंगल। उस क्रिटिकल एंगल के बाद जो भी लाइट जाएगी वो टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड, कुछ भी बाहर नहीं जाएगा, थोड़ा भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा।
हमने देखा था कि इन रियलिटी देयर इज रिफ्रैक्शन प्लस रिफ्लेक्शन, मतलब रिफ्रैक्शन भी होता है और रिफ्लेक्शन भी होता है। जैसे हमने इस ग्लास का एग्जांपल लिया था कि ग्लास के ऊपर थोड़े धब्बे दिख रहे हैं, उसका मतलब क्या हुआ, लाइट रिफ्लेक्ट हो गई। समझ में आ रहा है? परफेक्टली रिफ्रैक्ट हो जाए तो कांच है ऐसा पता ही नहीं चलेगा हमको, पूरी लाइट आर पार निकल जाएगी। लेकिन थोड़े धब्बे दिख रहे हैं मतलब थोड़ा रिफ्लेक्शन भी हो रहा है। मतलब इन रियलिटी देयर आर टू प्रोसेसेस कंबाइंड, कौन सी, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन। लेकिन इन सर्टेन सिचुएशंस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन किसे बोलेंगे कि एक पर्टिकुलर एंगल के बाद थीटा सी मतलब क्रिटिकल एंगल, ये डिपेंड करता है मटेरियल पे, कौन से कंटेनर में आपने रखा है उसको, उसके ऊपर क्रिटिकल एंगल डिपेंड करता है। मतलब ऐसा एक पर्टिकुलर एंगल कि जिसके आगे अगर लाइट इंसिडेंट हो तो वो पूरी की पूरी मीडियम के अंदर ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इसे बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये हमने थियरी करी हुई है कि डायमंड के अंदर थोड़े टाइम के लिए लाइट अंदर रह जाती है, तो ये भी हमको पता है। अब ये साइन सी जो है वो क्रिटिकल एंगल है, डिपेंडिंग ऑन द मीडियम्स क्रिटिकल एंगल। एनटीएससी में कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी, आपको ऐसा बोला होगा कि फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम उस क्रिटिकल एंगल इज 45 डिग्री, तो क्या आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? खाली एंगल की वैल्यू दी है और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पूछा है। ये एक बार कराया था, याद है? 0 1 2 3 4, फिर सबको डिवाइड बाय 4 करना होता है। सबको डिवाइड बाय 4 करने के बाद सबका स्क्वायर रूट निकालो, तो क्या आएगा? 0/4, तो 0, 0 का स्क्वायर रूट 0, 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2, 2 का रूट 2, 4 का 2, 2 का मतलब होता है रूट 2 इंटू रूट 2, ऐसे। तो एक एक रूट 2 चला जाएगा, तो बचा 1/√2। 2 का मतलब क्या होता है? 2 टू द पावर 1। रूट 2 का मतलब क्या होता है? 2 टू द पावर 1/2। तो 1/2 1/2 मल्टीप्लीकेशन में प्लस होकर के ये बन जाएगा। समझ में आ रहा है? तो एनी फुल नंबर कैन बी रिटन एज दिस। तो 2 को 2 √2 में तोड़ सकते हैं। यहाँ क्या कर सकते हैं? √3, 4 का रूट क्या आएगा? 2, 4/4 1, 1 का स्क्वायर रूट 1। फिर यहाँ मैंने बोला था 0 30 45 60 और 90 लिख देना है। फिर यहाँ फर्स्ट एंगल होता है साइन, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2। तो यहाँ आप क्या करोगे? साइन 45 इज 1/√2, तो 1/1/√2, √2 कूद के ऊपर चला जाएगा तो √2। यहाँ से आंसर आया 1/41। अब टेबल में देखो, √2 का आंसर होता है 1.41। अब टेबल में चेक करो 1.41 किसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, ग्लास का या वाटर का? वन 1.4 के आसपास कौन है? केरोसिन। 1.4 तो केरोसिन हो सकता है, फ्यूज्ड क्वार्ट्ज हो सकता है, टर्पेंटाइन भी हो सकता है। मतलब ऑप्शन में आपको कुछ दिया होगा कि एक किसका है, ऐसा इतना हार्ड क्वेश्चन कभी नहीं पूछते, सिर्फ आपको नंबर ही लाना होता है। पर कभी कभी आपको रट जाएगा, ये टेबल जितनी बार देखोगे आपको थोड़ा थोड़ा दिमाग में आ जाएगा कि 1.4 के आसपास किसका होता है, 1.5 किसका होता है। तो अभी जो हम कर रहे हैं वो क्या है कि ये हमारे पास अभी नॉलेज रेडी है, पर उसको थोड़ा शार्प कर रहे हैं कि भाई ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो क्या करेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक केस होता है, बोर्ड्स में ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, पर कोई भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए अपीयर करेंगे तो दिस मस्ट बी अ केस। फिर क्रिटिकल एंगल सी हमें पता हो जाएगा तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ कि नहीं वो पूछेंगे। वो कैसे पता चलेगा? कि फॉर अ मीडियम क्रिटिकल एंगल इज 45 डिग्री, तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव मतलब क्या बोल सकते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ कि नहीं। तो क्या भाई हुआ, बिकॉज वो इंसिडेंट ही 45 पे हुआ। समझ में आ रहा है? कोई डाउट किसी को इसमें?
तो एक ये नई थियरी है, इसको यूज़ कैसे करेंगे? तो कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो हमको आता है पूरी थियरी, नया सिर्फ क्या है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक सिंबल ऐड कर दो म्यू, और उसको 1/sin c इज़ द न्यू फार्मूला वेयर c इज़ द क्रिटिकल एंगल। और किसी भी साइन थीटा की वैल्यू कैसे निकालनी है, तो उसके लिए ये मेथड है। फिर किसी ने आपको पूछ लिया कॉस की वैल्यू क्या होती है, तो यहाँ पे कॉस लिखना है और यहाँ से इसको उल्टा लिखना स्टार्ट कर देना है, 1√3/2 1/√2 1/2 0। समझ में आया कैसे किया? कोई डाउट किसी को इसमें? फिर देर आर सम पेयर्स, ट्रिग्नोमेट्रिकल पेयर्स बोलते हैं उसको। साइन की जो पेयर होती है उसे बोलते हैं कॉसेक, फिर कॉस की जो पेयर होती है उसे बोलते हैं सेक, और टेन की जो पेयर होती है उसे बोलते हैं कॉट। अब सबसे पहले हमने साइन की वैल्यू निकालना सीख लिया, उसके ऊपर से हमें कॉस की वैल्यू मिल गई। अब ये पेयर का मतलब क्या होता है? तो कि भाई रेसिप्रोकल पेयर। रेसिप्रोकल पेयर मतलब अगर मैं साइन का एंगल पूछूं तो साइन थीटा का जो फॉर्मूला होगा वो ऐसा हो जाएगा 1/cosec थीटा। समझ में आ रहा है? दोनों एक दूसरे की रेसिप्रोकेटरी पेयर है, मतलब cosec थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा बोल सकते हैं, साइन इज इक्वल टू 1/cosec बोल सकते हैं। सिंपल है। तो अब साइन से मुझे cosec का वैल्यू बनाना है तो कुछ करना नहीं है, 1/0 है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 0 का रेसिप्रोकल, तो 1/0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूँ मैं? 1/0 इज़ नॉट मतलब पॉसिबल नहीं है, तो इन्फिनिटी। फिर 1/2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 2, 1/√2 का करेंगे तो √2, इसका 2/√3, 1/1 तो वापस 1 आ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या किया? फिर इसके बाद सेक का बनाना है, तो सेक का क्या करेंगे, कॉस का रेसिप्रोकल, तो उसका भी पूरा बन जाएगा। उसके बाद टेन का पूछा, किसी ने पूछ लिया tan 45, तो tan 45 की वैल्यू कैसे लाओगे? तो tan थीटा इज नथिंग बट sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो अगर tan की तुझे लाइन बनानी है तो 0/1 tan का आंसर आ गया, 1/2/√3/2 tan 30 का आंसर आ गया, 1/√2/1/√2 tan 45 का आंसर आ गया। समझ में आ गया? फिर tan का रेसिप्रोकल कौन है, cot। तो अगर tan का लाइन बन चुका है तो cot का बस उसको उल्टा करके लिख दो रेसिप्रोकल। समझ में आ गया? मतलब सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस की वैल्यू आपको ऐसे निकालनी आ जाएगी। कुछ करना नहीं है, सिंपली 0 to 1 2 3 4 लिखना है, सबको डिवाइड बाय 4 करना है, सबका स्क्वायर रूट निकाल लेना है। पहली लाइन जो बनेगी वो साइन की, उसको पूरी उल्टी करके लिख दो कॉस की। फिर साइन का रेसिप्रोकल बना दो कॉसेक की, कॉस का बना दो सेक की। मतलब 10th का पेपर जब आपके हाथ में आता है तो आपको फर्स्ट काम क्या करना होता है, रफ वर्क में जा करके सीधा इसको बना देना है। इसके लिए आपको क्या याद होना चाहिए, क्योंकि भाई साइन किसकी पेयर है, कॉस किसकी है, टेन किसकी है, इसके ऊपर डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा ये सब कहाँ से आया। थोड़ा बहुत हमने बात की थी कि एक मतलब वो परपेंडिकुलर ट्रायंगल ले लो, तो उसका जो एंगल होता है उसकी एक ऑपोजिट साइड होती है, एक एडजेसेंट साइड होती है। एंगल के पास वाली साइड को एडजेसेंट बोलेंगे इंग्लिश में, एंगल के सामने वाली को ऑपोजिट साइड बोलेंगे, और इसको तो हमें बचपन से पता है हाइपरटेनियस बोलते हैं। सो देयर आर सम फॉर्मूला कि कॉस का फॉर्मूला होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपरटेनियस, साइन का फॉर्मूला होता है ऑपोजिट अपॉन हाइपरटेनियस, टेन का फॉर्मूला होता है एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। वो सब आएगा डिटेल में। अभी के लिए आपको क्या याद रखना है, हमें यहाँ पे कुछ करना नहीं है, खाली वैल्यू रख के उसकी वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए हमें ये टेबल आना चाहिए। जब ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से चलेगी तब हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे कि साइन कॉस कौन है। सिंपल है। अभी आपको कुछ नोट्स बनानी है तो इसमें से लिख लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में लिख लो कि हाउ टू फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स व्हेन वी हैव गिवन ओनली एंगल। ट्रस्ट में आज से 6 महीने बाद भी किसी भी कोचिंग के लड़के को आप पूछोगे कि अगर एंगल इंसिडेंट एंगल 45 डिग्री है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ, वो बोलेगा डेटा इनसफिशिएंसी का क्वेश्चन है, इसमें डेटा ही नहीं है। समझ में आ रहा है? तो कहीं पे नहीं करवाते हैं, लेकिन हमारा काम क्या है कि अपनी को एज थोड़ी अच्छी रखनी है कि किसी को अगर NTSC के लिए अपीयर करना है या कोई KVPY करके एक एग्ज़ाम आता है, धीरे धीरे आपको थोड़ा आइडिया आएगा कि कैसे क्या करना होता है।
फिर ये लेंस फॉर्मूला है, उसके बाद लेंस मेकर्स फॉर्मूला है। एक बार सारे फॉर्मूला डिस्कस करेंगे फिर हम शीट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखो वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और दूसरा क्या है, एम्पलीट्यूड। हाँ, एम्पलीट्यूड, फिर एक होता है फेज, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है अभी के लिए। ना लगो, ओके। वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड। हाँ, टाइम पीरियड। फर्स्ट जो फिजिकल क्वांटिटी है उसे बोलते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है? What do you mean by time period? नहीं खबर, पक्को। Distance between the consecutive compression and reflection. टाइम पीरियड अलग वस्तु। हाँ, तो बोलता सामने जो मुझे टाइम लगता है, એવું भी છે। एक सिंपल एग्जांपल समझो। सपोज एक पेंडुलम है जिसका L लेंथ है। अब इस पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है T = 2π√L/g। अब ये g जो है वो कौन है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। उसका वैल्यू क्या होता है? 9.8 मीटर/सेकंड²। ओके, अब मुझे चाहिए टाइम पीरियड। अगर ये लेंथ मुझे पता है लेट्स से 20 सेंटीमीटर्स, तो यहाँ मैं उसे रख दूँ तो 2π पता है, L को मैं सेंटीमीटर में 0.2 मीटर बोल सकता हूँ। और अगर मुझे टाइम पीरियड पता है तो g मिल जाएगा, और अगर g पता है तो टाइम पीरियड मिल जाएगा। अब टाइम पीरियड का एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होता है? टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। वन ऑसिलेशन, वन साइकिल, वन रिवॉल्यूशन, कुछ भी अपने हिसाब से आप लिख सकते हो। अब वन साइकिल का मतलब क्या होता है कि वेव्स जो होते हैं ना वो दो टाइप के होते हैं। एक ऐसा होता है ट्रांसवर्स वेव, एक होता है लॉन्जिट्यूडनल वेव। अब लॉन्जिट्यूडनल और ट्रांसवर्स में क्या फ़र्क है? लॉन्जिट्यूडिनल ऐसा नाम है उसका। अब क्या होता है, सपोज वी हैव अ वायर, पकड़ दो ना परम। अब ये वायर है हमारे पास। अब इस वायर पे यहाँ पे मैंने एक पॉइंट नोट कर लिया, सबको दिख रहा है पॉइंट। अब यहाँ से एक वेव भेजा तो वेव आगे गया, लेकिन ये वायर का पॉइंट आगे नहीं गया। समझ में आ रहा है? वो तो वहीं का वहीं है, मॉलिक्यूल इज देयर, पर जो वेव है वो आगे जा रहा है ऐसे। समझ में आ रहा है? मैकेनिकल वेव। तो इन दैट केस हमको क्या समझ में आया कि वेव जो होता है वो प्रोपोगेट करता है इन द मीडियम, बट द मॉलिक्यूल्स ऑफ द मीडियम वो आगे नहीं जाते हैं। मतलब भाई यहाँ से मैं बोल रहा हूँ तो मेरा साउंड आप तक पहुँच रहा है, लेकिन यहाँ पे जो हवा का मॉलिक्यूल है, मतलब जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं, वो आप तक नहीं जा रहे हैं, वो वहीं के वहीं हैं। समझ में आ रहा है? दे विल बी डू ऑसिलेटरी मोशन, मतलब अप एंड डाउन या टू एंड फ्रो ऐसा करेंगे। तो जब मैं बोलूँगा तो सिचुएशन क्या होगी, जो भी एयर मॉलिक्यूल्स होंगे वो थोड़ा ऐसे इकट्ठा हो जाएंगे, कुछ कुछ ऐसे दूर चले जाएंगे, फिर वापस से कुछ कुछ ऐसे नज़दीक आ जाएंगे,
और कुछ कुछ दूर चले जाएंगे। तो इसको बोलते हैं कंडेंसेशन, इसको बोलते हैं रेयरफेक्शन, इसको बोलते हैं कंडेंसेशन, इसको बोलते हैं रेयरफेक्शन। ये गम है, कंडेंस हो जाते हैं, ऑल द मॉलिक्यूल्स आर कंडेंस्ड। तो यहाँ पे सिचुएशन क्या होती है, डेंसिटी और टेम्परेचर बढ़ जाता है, पर वो अभी हमारे काम का नहीं है। हमारे काम का क्या है कि समझना है कि साउंड वेव जो होते हैं वो लॉन्जिट्यूडनल वेव्स होते हैं, और जो लाइट वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो ट्रांसवर्स वेव होते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इट विल मूव इन क्रेस्ट एंड ट्रफ। अब डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट विल बी नोन एज अ लैम्बडा, मतलब कि वेवलेंथ। फिर एम्पलीट्यूड क्या होता है, तो जो हाँ, अब ये एग्जाम्पल ऐसा भी है, जब शांत पानी होता है उसमें हम पत्थर डालते हैं तो एक वेव निकलता है। पानी का मॉलिक्यूल तो खाली ऐसे ऊपर नीचे हुआ, उसने आगे वाले को पास किया। मतलब एक बात समझो, स्प्रिंग को एक जगह से धक्का देंगे तो वो धीरे धीरे कंप्रेस होती होती आगे जाएगी। ऐसा भी समझ सकते हैं कि 10 लोग अगर लाइन में खड़े हैं और किसी एक ने अगर धक्का मारा तो वो धक्का आगे तक जाएगा, पर वो आदमी तो वहीं का वहीं खड़ा रहेगा। समझ में आ रहा है? तो जैसा ही मैं बोल रहा हूँ तो सारे एयर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक दूसरे को धक्का मारते हैं और मेरा साउंड वहाँ तक पहुँचता है। समझ में आ रहा है? लेकिन ऑल द मॉलिक्यूल्स आर देयर, वो आगे नहीं जा रहे हैं। समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रांसवर्स वेव और लॉन्जिट्यूडनल वेव में डिफरेंस क्या है, तो कि ये साउंड वेव जब हम बोलते हैं, इन दैट केस पार्टिकल्स ऑसिलेट्स इन अप एंड मतलब टू एंड फ्रो, और वेव जो है वो भी इसी तरफ जा रहा है। मतलब ये वेव का प्रोपोगेशन और ये ऑसिलेशंस, पार्टिकल आगे पीछे हुए और उसी डायरेक्शन में मेरा साउंड भी गया। सो देयर इज़ नो एंगल बिटवीन ऑसिलेशंस एंड प्रोपोगेशन। लेकिन इन द ट्रांसवर्स वेव ध्यान से देखो तो मॉलिक्यूल ऊपर नीचे हो रहा है, अप एंड डाउन, और वेव जो है वो ऐसे जा रहा है। वेव तो आगे ही जा रहा है, मतलब पानी में पत्थर डालते ही वेव आगे जा रहा है, लेकिन पानी के मॉलिक्यूल्स ऊपर नीचे हो रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो पानी का मॉलिक्यूल जो है वो ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहा है और वेव आगे जा रही है। जैसे इस वायर में हुआ, वेव आगे जा रही थी और जिस पॉइंट को हमने कलर कर दिया वो ऊपर नीचे हो रहा था। समझ में आ गया? सिंपल है। तो यहाँ से ऐसे जब वेव का प्रोपोगेशन ऐसे हो और ऑसिलेशन ऐसे हो परपेंडिकुलरली, तो उसे बोलते हैं ट्रांसवर्स। उसमें टी भी बन रहा है कि वेव का ऑसिलेशन ऊपर नीचे और वेव का प्रोपोगेशन ऐसे, तो उसे बोलेंगे ट्रांसवर्स वेव। ये कौन सा वेव का एग्जांपल है? लाइट वेव का। और लॉन्जिट्यूडनल जिसमें ऑसिलेशंस आगे पीछे हो और प्रोपोगेशन भी आगे ही हो, उसे बोलेंगे साउंड वेव। इट इज़ अ टाइप ऑफ लॉन्जिट्यूडनल वेव। तो ये हमें पता होना चाहिए। अब टाइम पीरियड क्या होता है? एक साइकिल कंप्लीट होने में जितना टाइम लगा या वन ऑसिलेशन कंप्लीट होने में जितना टाइम लगा उसे बोलेंगे वन, मतलब टाइम पीरियड। मतलब एक पेंडुलम को ऐसे छोड़ देंगे और वो 20 बार ऐसा करेगा, मैं बोलूँगा कि नोट द टाइम टेकन फॉर 20 ऑसिलेशंस, तो वो हमें मिलेगा स्मॉल टी। सपोज 20 ऑसिलेशंस के लिए मुझे मिले 40 सेकेंड्स फॉर 20 ऑसिलेशंस। और अब मुझे चाहिए टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मतलब कैपिटल टी। टाइम पीरियड का मतलब होता है फॉर वन ऑसिलेशन। तो अगर 20 के लिए 40 सेकेंड लगे तो एक ऑसिलेशन के लिए कितनी सेकेंड लगेगी? तो 2 सेकेंड्स। दिस इज योर टाइम पीरियड। समझ में आ रहा है? मतलब एक साइकिल कंप्लीट होने में जितना टाइम लगा वो, या फिर एक वेवलेंथ चलने में जितना टाइम लगा वो, उसे बोलेंगे टाइम पीरियड। समझ में आ गया पूरा? Yes, अब एम्पलीट्यूड क्या होता है? तो क्या भाई जो ऑसिलेशन करने वाला पार्टिकल है उसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, तो क्या मैक्सिमम यहाँ तक किया तो ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, नीचे मिनिमम यहाँ तक गया तो ये मिनिमम एम्पलीट्यूड। मतलब जो ऑसिलेटरी पार्टिकल था पानी का वो ऊपर नीचे हुआ तो ऊपर कहाँ तक गया तो यहाँ तक, नीचे कहाँ तक गया तो यहाँ तक। फिर मैंने जो लिखा था फेज, उसका मतलब क्या होता है? कितने एंगल पर उसने अपना मोशन चालू किया, उसे बोलेंगे फेज फाई। ज़रूरत नहीं है पर बता दिया एक बार। अब वेवलेंथ समझ में आ गया तो कि भाई डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट, एम्पलीट्यूड समझ में आ गया, टाइम पीरियड समझ में आ गया, फ्रीक्वेंसी समझना है। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। इसका मतलब क्या होता है
अभी अभी हमने सुना है 120 हर्ट्ज डिस्प्ले। फिर इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हमारे घर में जो लाइट आती है वो 220 वोल्ट के एसी करंट जो होता है वो 220 वोल्ट पे आता है और 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे आता है। तो 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हुआ, 1 साइकिल कंप्लीट होने में जो टाइम लगा उसे टाइम पीरियड बोलेंगे। तो एक साइकिल कंप्लीट होने में, इसको टी इधर ले आओ, एफ को इधर ले आओ, तो एक साइकिल कितनी बार कितने फ्रीक्वेंसी पे कंप्लीट हुई, मतलब एक साइकिल में कितनी बार वो चीज़ हुई। सपोज फ्रीक्वेंसी ऑफ ईटिंग इन अ डे इज 3 टाइम्स अ डे, ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर, तो 1/3 इज योर फ्रीक्वेंसी पर डे ईटिंग फ्रीक्वेंसी। समझ में आ रहा है? तो फ्रीक्वेंसी ऑफ डूइंग समथिंग, फ्रीक्वेंसी किसी की चीज़ भी हो सकती है। समझ में आ रहा है? कोई भी एग्जाम्पल में फ्रीक्वेंसी का एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब मोबाइल की स्क्रीन का एग्जाम्पल है रिफ्रेशिंग रेट 120 हर्ट्ज। उसका मतलब क्या हुआ, एक सेकेंड में मोबाइल की स्क्रीन 120 बार रिफ्रेश होगी। समझ में आ रहा है? एक साइकिल में मोबाइल की स्क्रीन 120 बार रिफ्रेश होगी तो डिटेलिंग ज़्यादा दिखेगी आपको। अब यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तो वीडियो रिकॉर्ड जो होता है वो 30 FPS पे या 20 FPS पे होता है, मतलब एक सेकेंड में, फ्रेम्स पर सेकेंड। तो एक सेकेंड में वो 30 फोटोग्राफ्स खींचता है और उसको वीडियो के फॉर्म में दिखाता है। समझ में आ रहा है? तो अगर कोई जादूगर ऐसा है जो इस टाइम को बीट कर जाए तो उतने टाइम में वो कुछ ऐसा कर दे कि आपको टाइम में दिखे भी ना। समझ में आ रहा है? स्क्रीन में वीडियो आपके पास है फिर भी आपको वो चीज़ नहीं दिखेगी। क्यों? क्योंकि उसने वो टाइम फ्रेम को बीट कर दिया। वो 30 फोटोग्राफ पर सेकेंड खींच रहा है। समझ में आ रहा है? 30 FPS 60 FPS, जितना स्लो मोशन करते जाओगे उतने FPS बढ़ते जाएंगे, उतने ज़्यादा फोटोग्राफ्स वो पर सेकंड आपका फ़ोन खींचेगा और उसको प्रोसेस करके देगा। समझ में आ रहा है? तो वैसे ही जब कोई गेम खेलते हैं तो उसमें लिखा होता है गेमिंग स्मार्टफोन्स में कि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, मतलब एक सेकंड में 90 टाइम स्क्रीन रिफ्रेश होगी। और जिसका फ़ोन में 60 हर्ट्ज है उसके पहले तुझे कुछ डिटेल दिख जाएंगी जिसके फ़ोन में 90 हर्ट्ज है। समझ में आ रहा है? या जिसके फ़ोन में 120 हर्ट्ज तो उसके फ़ोन में ज़्यादा पहले दिख जाएगा जो चीज़ दिखने वाली है, पर वो उतना फ़र्क पड़ता नहीं है, पर ठीक है। समझ में आ गया फ्रीक्वेंसी का मतलब? फ्रीक्वेंसी का बेसिक मीनिंग क्या होता है, एक ऑसिलेशन होने में कितना टाइम लगा उसे बोलेंगे टाइम पीरियड, और एक साइकिल जो कंप्लीट हुई उसे बोलेंगे लैम्बडा, वेवलेंथ। यहाँ से पूरा डिटेल क्लियर है। लाइट वेव कौन सा है, ट्रांसवर्स, और साउंड वेव कौन सा था, लॉन्जिट्यूडनल। अब ये सब हमने क्यों पढ़ा, तो कभी आगे जाके क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, कोई एक जन पढ़ो उसको, क्या आवाज तो। When light passes from one medium to another medium, the physical quantity which remains unchanged is. अब लाइट ट्रांसफर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, तो पहला ऑप्शन क्या बोला है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो लाइट को पास होने में स्ट्रगल हो रही है तो वेलोसिटी डिक्रीज भी होती है, इंक्रीज भी होती है। मतलब एयर में स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ और डायमंड के अंदर वो कम हो गई थी। मतलब मीडियम में एंटर होते ही स्पीड ऑफ लाइट मतलब वेलोसिटी कैन बी चेंज। फिर वेवलेंथ की बात करते हैं, तो वेवलेंथ का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट। अब एयर के अंदर स्पीड ज़्यादा है, देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है लैम्बडा बाई टाइम पीरियड टी। जैसे वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, वेव ने काटे हुए डिस्टेंस को बोलते हैं वेवलेंथ। उसके लिए उसको जितना टाइम लगा उसे बोलते हैं टाइम। अभी अभी हमने डिस्कस किया वेलोसिटी विल बी चेंज अगर वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा। तो अगर वेलोसिटी बदल गई तो वेवलेंथ भी बदल जाएगी। सिंपल है, कोई डाउट किसी को इसमें? तो दो चीज़ तो चेंज हो रही है। फिर लास्ट ऑप्शन देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो तो चेंज हो ही रही है। तो ऑप्शन बचा ओनली फ्रीक्वेंसी। समझ में आ रहा है? फ्रीक्वेंसी को फर्क नहीं पड़ता है लाइट कौन से मीडियम में। तो ऐसे क्वेश्चन आपको सिर्फ सॉल्व नहीं करना है, वी हैव टू अंडरस्टैंड द एक MCQ का मीनिंग क्या है। ये भले ही 3 पेज का कंटेंट दिख रहा है लेकिन 3 पेज का है नहीं। समझ में आ रहा है? या आपके 9th 8th कहीं से भी कंटेंट उठा के इसमें अप्लाई होता होगा। ये पूरा टॉपिक आपको करवाना पड़ा बिकॉज आपको फ्रीक्वेंसी क्या है वो समझ में आना चाहिए, वेवलेंथ क्या है वो याद होना चाहिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो अभी अभी चला है, उसी का टॉपिक है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आज के कंटेंट में हो गया। पर वेलोसिटी ऑफ लाइट मतलब वेलोसिटी ऑफ वेव का फॉर्मूला होता है लैम्बडा बाई टी। वहाँ से आपको रिलेशन पता चला है वेलोसिटी ऑफ लैम्बडा के बीच में।
कि अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है मतलब लैम्बडा भी चेंज हो रहा है। मतलब एक क्वेश्चन करते वक्त आपके 3-4 क्वेश्चन और आपके दिमाग में सेट हो सकते हैं, समझ में आ रहा है। और कहीं पे अगर फ्रीक्वेंसी का पूछा है क्वेश्चन कोई, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। अब ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको प्रॉपर कंसेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए कि क्या सेंटेंस में क्या बोला है। अब कौन रॉन्ग है ऐसा पूछा है, तो पहला ही सेंटेंस आपको दिमाग में, आपकी टेंडेंसी क्या होती है टू फाइंड राइट। पहला ही आप ऑप्शन पढ़ोगे, कई बार क्वेश्चन भी नहीं पढ़ते हैं, सीधा ऑप्शन पढ़ के देखते हैं, लाइट ट्रेवल्स फास्टर इन वैक्यूम देन एयर, ओके साचो जवा दे। પણ પહેલા ક્વેશ્ચન 2 વાર વાંચો, સમજો શું પૂછ્યું છે, ખોટું શું છે ખબર પડી, એટલે શું ખોટું છે તો કે આ તો સાચી જ વાત છે એટલે એ જવા દો। બીજો ઓપ્શન વાંચ્યો આપણે કે ભાઈ વેવલેન્થ ઓફ લાઇટ इज लॉन्गर देन वेवलेंथ ऑफ साउंड। अब इसका आंसर कौन देगा? वेवलेंथ ऑफ लाइट इज लॉन्गर देन वेवलेंथ ऑफ साउंड, क्या है, सही है कि गलत है? अब कुछ पता नहीं है वेवलेंथ के बारे में तो उसको छोड़ो, सी के पास जाओ कि साउंड ट्रैवल्स नियरली विद द स्पीड ऑफ 330 मीटर पर सेकेंड, तो बरोबर है। साउंड की स्पीड होती है 344 समथिंग मीटर पर सेकेंड, बट डिपेंड्स ऑन एयर कि हवा वहाँ से आ रही है तो थोड़ा स्पीड में चेंज आएगा, मैं जहाँ बोल रहा हूँ उसी के साथ हवा पास कर रही है तो थोड़ा और आगे तक जाएगा आवाज़, यहाँ से बोल रहा हूँ यहाँ से हवा आ रही है तो थोड़ा इस तरफ चला जाएगा, समझ में आ रहा है? मतलब वो थोड़ा एयर पे डिपेंड करता है, फ्लो ऑफ एयर पे। तो वो सेंटेंस भी राइट है कि अराउंड 330 के आसपास उसकी स्पीड होती है। स्पीड ऑफ साउंड हैज़ मच नंबर, क्वेश्चन थोड़ो ઓછો છપાયો છે। अपन स्पीड ऑफ साउंड तो ઓછી છે સ્પીડ ઓફ લાઇટ કરતા, તો એ બી એ જ છે, એવું જ હોઈ શકે છે કે સ્પીડ ઓફ સાઉન્ડ એ તો ઓછી જ છે લાઇટ, તો એ બી है। तो मतलब ये तीनों राइट है इसलिए बी रॉन्ग है, ऐसा हम बोल सकते हैं। पर उसका एक्चुअल रीज़न क्या हो सकता है कि वेवलेंथ ऑफ लाइट इज लॉन्गर देन वेवलेंथ ऑफ साउंड, उसका मतलब निकालो। पहले तो इसका राइट आंसर क्या है वो देखो सॉल्यूशन में, 13 का वही है, एक करके ही है बी। ये टिक કર્યું એના પર ભરોસો નહીં કરવાનો, કોઈ લખો હોય તો રહેવા દો, તો જવા દો આને। Which one of the following statement, wavelength of light is longer than wavelength of sound। तो इस सेंटेंस का मतलब क्या होता है, लैम्बडा एल वेवलेंथ ऑफ लाइट इज ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ साउंड। अब अभी हमने फॉर्मूला डिस्कस किया, वेलोसिटी इज इक्वल टू लैम्बडा बाई टी, और वेलोसिटी इज इक्वल टू अगेन लैम्बडा बाई टी। एक लाइट के लिए करोगे, एक बार किसके लिए करोगे, साउंड के लिए। अब स्पीड ऑफ लाइट आपको पता है 3 × 10⁸, और स्पीड ऑफ साउंड आपको पता है 330 मीटर पर सेकेंड। और अगर मैं टाइम पीरियड कांस्टेंट मान लूँ 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में लाइट चलेगी 3 × 10⁸, और 1 सेकेंड में ये चलेगा 330, पर ये मीटर पर सेकंड में दिया है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? और ये 330 भी मीटर पर सेकंड में दिया है। लैम्बडा का यूनिट क्या होता है, वेवलेंथ का, वो भी वेव है। लेंथ मतलब एक तरीके की लेंथ, वो भी मीटर में ही होगा, मीटर, नैनोमीटर, कुछ भी बोल सकते हैं। अभी हमारा क्वेश्चन क्या है कि वेवलेंथ ऑफ लाइट इज लॉन्गर देन वेवलेंथ ऑफ साउंड। अब साउंड की वेवलेंथ कितनी दिख रही है, अराउंड 330 के आसपास, और इसकी दिख रही है अराउंड 3 × 10⁸ के आसपास। तो किसकी वेवलेंथ ज़्यादा लग रही है? ये क्वेश्चन में कुछ गलती लग रही है इसको। डी आवे केम के स्पीड ऑफ साउंड लेस आवे, डी पूरा छपा नहीं है ना, उसको चेक करना पड़ेगा कि लास्ट ऑप्शन है क्या एक्चुअली। 13 को राउंड करके रखो,
इसके ऊपर सोचना पड़ेगा। अब क्वेश्चन नंबर 22 आपका हो सकता है। एयर बबल अंडर वाटर शाइन्स ब्राइटली बिकॉज ऑफ डिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, इंटरफेरेंस। तो ये सारे टॉपिक्स भी हमारे चलाने बाकी है। डिस्पर्जन ऑफ लाइट चलाना बाकी है, तो उसको रहने दो, कोई बात नहीं। कौन सा हो पाएगा आपसे? लैम्बडा वेवलेंथ इन ग्लास। 25 आपसे हो पाएगा। 24 अंत में किया हुआ है, आज ही किया। नंबर ऑफ इमेजेस ऑब्जर्वेबल बिटवीन टू पैरेलल मिरर्स। 25 सॉल्व करो एक बार, वो भी किया हुआ ही है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड इन सेंटीमीटर्स। मतलब 2.42 होती है, पर एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चन आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल के ऊपर बेस्ड है, इसलिए वो थोड़ा बहुत चेंज करके दे सकते हैं। ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं होते हैं। ट्वेंटी 28 भी हो जाएंगे लगता है। हमारी कोई ने काट नहीं लगो है ना, काट नहीं लगो। કોણ કન્ફ્યુઝ થાય નહીં? મેં 10th જો વાંચવાનું આગળનું કરીને હું मतलब क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोला है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2, वेलोसिटी इन लाइट इन डायमंड पर सेंटीमीटर। देखो इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट करके दिया है बस, पर कुछ फर्क नहीं पड़ता है। શું ટાઈમ પાસ કરો તમે લોકો? અલગ બેવું છે હવે કાલથી? क्या आया इसका आंसर? कैसे आया? स्पीड ऑफ लाइट इज 10⁻³ × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब इसको सेंटीमीटर पर सेकेंड में ले जाना है तो इंटू 10⁻² हो जाएगा, तो इट विल बिकम 3 × 10⁻10। अब ये हमें नहीं पता है, ये कन्वर्ट नहीं करते तो भी चल जाता था। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू C/V। C का मतलब 3 × 10⁸। सपोज पहले सब कुछ मीटर में सॉल्व करो, फिर आंसर लाएंगे। V हमें नहीं पता है, इसका आंसर 2 हमें पता है, तो V इज इक्वल टू 3/2 × 10⁸। तो 1.5 आ गया, पर ये किस में है? मीटर पर सेकंड में। अब मीटर को सेंटीमीटर में ले जाएंगे तो 1.5 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकंड। मतलब इसमें ट्विस्ट क्या किया है इन लोगों ने? क्योंकि एनसीईआरटी में सेम क्वेश्चन है, और उसमें 2.42 लिया था और मीटर पर सेकंड लिया था। यहाँ पे कुछ नया नहीं किया, 2.42 में से 2 कर दिया, और आंसर में आपको स्पीड का यूनिट मांगा है सेंटीमीटर पर सेकंड बस।
अब गलती से इसमें इन लोगों ने ज़्यादा ट्विस्ट नहीं किया है, और ऑप्शन में अगर सेम ऑप्शन आपको दे सकते हैं 1.5 इंटू 10⁸ तो जिसने मीटर पर सेकंड में चेंज नहीं किया सेंटीमीटर में, तो वो करके आ सकता है। इसमें थोड़े ऑप्शन अलग अलग है, इसलिए किसी का 1.5 भी आ गया तो राइट हो सकता है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26। लाइट ऑफ वेवलेंथ दिस इन एयर एज वेवलेंथ इन ग्लास। ये कराना पड़ेगा, रहने दो। एंगस्ट्रॉम मतलब कुछ नहीं है, देखो 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर, 1 नैनोमीटर मतलब 10⁻⁻9 मीटर। जैसे 1 मीटर के सेंटीमीटर में जा सकते हो, वैसे माइक्रोमीटर, मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर होता है mm, फिर 1 माइक्रोमीटर होता है, mm का मतलब -3, माइक्रो का मतलब -6, नैनो का मतलब -9, एंगस्ट्रॉम का मतलब -10, ऐसे याद रखना होता है। फिर एक फेमटोमीटर आता है, एक FM मतलब -15, F मतलब 15, ऐसे याद रह जाएगा। F मतलब 15, A मतलब 10, N मतलब 9, M मतलब -3, म्यू मतलब -6। 20 कौन सा बोला तूने? 29, 7, 8, 9। हाँ 7, 8, 9 हो सकते हैं। 7 वाला करो, 26 को रहने दो अभी। कॉन्वेक्स मिरर, मतलब पूछने का तरीका पूरा एप्लीकेशन बेस्ड है, वो समझ में आ रहा है? मतलब जब तक कॉन्सेप्ट नहीं पता है तब तक एक भी MCQ नहीं लेगा यहाँ से। तो 27 में पूछा है, 1 मिनट ले लो पहले, फिर सॉल्व करते हैं। कंटाड़ा गया है ना? अज्जी उदी मास्क केम પહેરત તમારે को? એ લોકોનો ખૂબસૂરત ચહેરો નથી. આવું તો ખબર જ ના પડે, બહાર મળે તો એવું લાગે જ ના કે આપણા સ્ટુડન્ટ છે, આપણને બોલે આપણને લાગે કોણ છે આ? देखो ले लेक्चर पति गयो क्या मांगे तू? सार चलो वाँची लो, नेक्स्ट क्लास में यहाँ से आगे बढ़ेंगे।